हेलो स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने प्रोजेक्ट 5 पाइथन में प्रोजेक्ट 5 का पार्ट 2 लेके आया हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आपको दिखाया था, जिसमें हम लोगों ने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का एक डेमो देखा था प्रोजेक्ट का। और उस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने सोर्स कोड को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया था। आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट 1 दिखाया गया था, जिसमें उसे ऑपरेट कैसे करना है, उसका जो फ्रंट एंड है उसको आपको दिखाने का काम किया गया था। तो आज का जो वीडियो होगा, इसमें मैं आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो बैकएंड पे कोड लिखा हुआ है उस कोड को डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूं। तो बिना देर किए हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपको मैंने पहले वाले वीडियो में ही एक इंफॉर्मेशन दिया था कि आपको सेकंड वाले पार्ट को देखने के लिए बाइनरी फाइल को थोड़ा पढ़ लेना होगा, क्योंकि इसमें जो डेटा बैकअप के लिए स्टोर किया जा रहा है वो बाइनरी फाइल है। तो बाइनरी फाइल से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जिन लोगों ने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको पहले देखते हुए फिर इस पार्ट 2 को देखेंगे तो ये ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अपने प्रोग्राम का ये फ्रंट एंड दिखाया था कि आप हमारे प्रोग्राम को जब रन करोगे तो ये मेन मेनू आएगा। यहां मैंने 12 ऑप्शन रखा है। फर्स्ट ऑप्शन का उद्देश्य है नए एम्प्लॉय को ऐड करना। बाकी नीचे के जो 4 ऑप्शन है इनका काम है जो एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास हैं उनको देखना। मगर ये अलग अलग अरेंज करके दिखाएगा, सॉर्ट करके दिखाएगा। ये एम्प्लॉय नंबर के ऊपर है, ये नेम के ऊपर है, डिजिग्नेशन के ऊपर है। और अगर आप डिलीट करना चाहते हो रिकॉर्ड तो इसका प्रयोग करोगे। अपडेट का प्रयोग है, सर्च के लिए भी दिया गया है। कुछ कैलकुलेशन भी मैंने आपको दिखाया था पिछले वाले वीडियो में। तो पहले आप पार्ट 1 वाले वीडियो को देख के इसे कायदे से समझ लीजिएगा। जैसे मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं कि मैं अपना चॉइस 3 दे रहा हूं, तो मेरे पास जितने भी कर्मचारी हैं, 3 का मतलब है कि एम्प्लॉय नेम के ऊपर आपको डेटा अरेंज करके दिखाएगा। तो देखिए, आलोक गुप्ता, आलोक श्रीवास्तव सॉरी पहले आ रहे हैं, फिर बाकी के डेटा नीचे आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने इन्हें ऑपरेट करके दिखाया था। आज का जो वीडियो है इसमें मैं स्पेशली आपको कोड को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूं कि इसके लिए जो कोडिंग की गई है वो कोडिंग किस तरीके से काम करेगी। तो देखिए, हमारे इस सोर्स कोड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने पहले 2 मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। तो पाइथन में एक बना बनाया मॉड्यूल होता है पिकल करके। तो अगर आप बाइनरी फाइल के साथ काम करना चाहते हैं तो बाइनरी फाइल के साथ काम करने के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे डम, लोड। तो वो सारे फंक्शंस इस मॉड्यूल में मिलते हैं, इसलिए इसे इंपोर्ट किया गया है। यहाँ इंपोर्ट डेट एंड टाइम मॉड्यूल को भी किया गया है। इसको इंपोर्ट इसलिए किया गया है क्योंकि मुझे जरूरत है करंट डेट की एम्प्लॉय के एज ए डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया है। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने सारे प्रोग्राम को फंक्शंस के फॉर्म में बनाया है, जिससे रीयूजबिलिटी रहे। जहां पे जिस फंक्शन की जरूरत हो हम उसे कॉल कर सकें। तो पहला फंक्शन मैंने मेनू करके बनाया हुआ है, और इसके अंदर जो हमारे 12 विकल्प हैं उनको मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। जो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई ये क्या लिखा हुआ है, तो अगर आपने स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ा हो पाइथन में तो वहाँ एस्ट्रिक के सिंबल को एज ए रिपीटिशन के माध्यम में यूज किया आता है। तो यहाँ डबल कोटे में ये एक सिंबल है, और मल्टीप्लाई 140 का मतलब इस सिंबल को वो 140 बार रिपीट कर दे। तो मुझे वो सिंबल बार बार नहीं करना होगा। ऐसे ही मेन मेनू में इसका अलाइनमेंट सेंटर किया गया है, इसकी पैडिंग ये की गई है। तो इस तरीके से पूरा मेनू यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करनी ही पड़े। सारा प्रिंट प्रिंट करके जैसा आप चाहते हो आपका मेनू दिखाई पड़े उस तरीके से आप यहाँ पे राइटिंग कर सकते हो। तो ये पहला वाला हमारा फंक्शन होता है जो हमारे मेनू के लिए आता है। अभी आप देखो,
तो मैंने एक फंक्शन बनाया है सॉर्ट अकाउंट के ऊपर। अकाउंट का मतलब एम्प्लॉय के आईडी के ऊपर। तो मैं प्लान कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनके डेटा हमें दिखाई पड़े, मगर डेटा एम्प्लॉय के आईडी के ऊपर सॉर्ट होकर दिखाई पड़े, तो उस वास्ते इस फंक्शन को यहां मैंने बनाया है। तो अगर आप इस फंक्शन को देख रहे होंगे तो इसमें एक आर्गुमेंट है एफ करके। इसका मतलब ये हुआ कि जब सॉर्ट एसीसी फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो उस बाइनरी फाइल के ऑब्जेक्ट को यहां पे भेजा जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट से वो फाइल ओपन होगा और उस फाइल के डेटा के लिए ये काम करेगा। यहां ट्राई और एक्सेप्ट, आप एक्सेप्शन हैंडलिंग से अच्छी तरीके से परिचित हैं। इसे इसलिए लगाया गया है कि अगर किसी कारण से हो सकता है कि हमारे पास में हमारी फाइल ना बनी हो, फाइल में कोई एरर हो, तो ऐसे स्थिति में ये एक्सेप्शन के अंतर्गत मैसेज प्रिंट कराया गया है। फिलहाल ट्राई के अंदर यहाँ पे फाइल को ओपन किया गया है। तो आपको बताया गया था जब फाइल हैंडलिंग हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने उसका वीडियो भी अलग से दिया है, कि जब भी फाइल ओपन होता है तो कंपलसरी होता है कि फाइल को क्लोज किया जाए। तो कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं फाइल को क्लोज करने के लिए, तो विथ के साथ अगर फाइल को ओपन किया जाता है तो यह ऑटोमेटिकली क्लोज हो आता है। इसीलिए मैंने हर फंक्शन में फाइल ओपन के लिए विथ कीवर्ड का प्रयोग किया है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां मैंने उस f वाले फाइल को ओपन किया है। f का मतलब इस फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो जिस फाइल के नाम को यहां भेजा जाएगा वो फाइल खुलेगी, और वो फाइल बाइनरी मोड में खुलेगी, इसीलिए यहां बी लिखा हुआ है, और आर का मतलब रीड मोड में है। तो रीड मोड में खुला गया है और इसका एक एलाइज नेम फिल लिया गया है, यानी फिल नाम के ऑब्जेक्ट से ये फाइल ओपन होगी। अभी अगर आप देखो तो यहाँ हमारे बाइनरी फाइल के साथ काम करने के लिए एक फंक्शन होता है लोड। लोड फंक्शन का काम होता है कि जो भी आपके डेटा है बाइनरी फाइल में उसको वो लेके आता है। तो यहाँ पिकल मॉड्यूल के साथ लोड फंक्शन का प्रयोग करके और जो भी फाइल खुला हुआ था उसके सारे डेटा को REC नाम के एक लिस्ट के अंदर लेके आया गया है। और इस लिस्ट में जब डेटा आ जाएगा तो यहाँ लिस्ट आप पढ़ चुके हो, उसमें सॉर्ट फंक्शन होता है। तो यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का प्रयोग करके इस लाइन में अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज किया गया है, और यहाँ लेमडा फंक्शन का यूज किया गया है, और यहाँ आईडी कॉलम नेम बताया गया है जिसके ऊपर हमारा डेटा अरेंज होगा। फिर उसके बाद क्या किया गया है कि डेटा को भेज दिया गया है पहले वाले रिकॉर्ड पे, और फिर उसे डंप कर दिया गया है। मैंने रीराइटिंग कर दी गई है कि जिससे डेटा अरेंज होके उस फॉर्म में आ जाए, और अगर कोई तकलीफ फाइल ओपनिंग में आएगी तो ये आपको मैसेज दे देगा। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा हुआता है एम्प्लॉय आईडी के ऊपर आपको डेटा अरेंज करके दिखाना। इसी तरीके से सेम यहाँ नेम के ऊपर पूरा काम हुआ है, तो ऊपर वाला फंक्शन पूरा सेम है, यहाँ आईडी के बजाय नेम कॉलम का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से आगे आपको डिजिग्नेशन के ऊपर डेटा को अरेंज करके दिखाना था, तो यहाँ पर एक अगला फंक्शन सॉर्ट डिजिग्नेशन के लिए बनाया गया है। ऊपर वाले के तरीके की पूरी प्रोग्रामिंग है, बस कॉलम का नाम यहाँ पे बदल दिया गया है। तो ये 3 फंक्शन बनाए गए हैं सॉर्टिंग के लिए। अब अगर आप देखो तो सबसे मुख्य फंक्शन जो है वो हमारा है इंसर्ट करके डेटा को इंसर्ट कराने के लिए। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज हुआ है। यहाँ पे फाइल को ओपन किया गया है अपेंड मोड में। अपेंड मोड में इसलिए खोला गया है कि अगर पहले से कोई डेटा मौजूद है तो वो इरेज ना हो, उसी में आगे अपेंड हो जाए, और ये बाइनरी मोड में खोला गया है। और ये जो लाइन है इस लाइन का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, यहाँ मैं चेक करना चाहता था कि हमारा कर्सर पोजीशन कहाँ पे है, इसलिए मैंने लगाया था, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लिस्ट बनाया है, एक डिजिग्नेशन के लिए एक डिपार्टमेंट के लिए। तो मैं डेटा को जब इंसर्ट करा रहा हूं तो मैं उसमें कुछ वैलिडेशन का भी काम कराना चाहता हूं, उस वास्ते 2 लिस्ट बनाया गया है। ये लिस्ट हमारी सहायता करेगा ये जांचने के लिए कि जो डिजिग्नेशन हो वो इन्हीं में से होना चाहिए, जो डिपार्टमेंट हो वो इसी में से होना चाहिए। तो ये उसके लिए बनाया गया है। यहां पर जो इफ कंडीशन लगाया गया है, अगर आपने कोई एम्प्लॉय आईडी दिया है और वो एम्प्लॉय आईडी पहले से एग्जिस्ट है तो आपको वो मैसेज देगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो रिपीटिशन ना हो उस वास्ते यहाँ पे इफ का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे पहले पता किया गया है कि अगर आपका जो कर्सर पोजीशन है वो 0 से अबव है, इसका मतलब उसमें रिकॉर्ड मौजूद है।
तो अगर रिकॉर्ड मौजूद है तो उस स्थिति में हमारा पोजीशन 0 पे पहुंच जाए और सारे डेटा को लोड कर लिया गया है REC1 नाम के लिस्ट में। और अगर रिकॉर्ड नहीं मौजूद है तो एक एम्प्टी लिस्ट बना ली गई है। अब उसके बाद में यहाँ पर एक लूप चलाया गया है। ये लूप पेरेंट लूप है। इसके अंदर जितने भी डेटा एंट्री किए जाएंगे तो दोबारा हम डेटा भरना चाहते हैं कि नहीं, कंटिन्यू के लिए उसके लिए पेरेंट लूप चला है। उसके बाद में अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके इनर में एक लूप चलाया गया है और इस लूप में एम्प्लॉय आईडी मांगा गया है, आईडी को अपर किया गया है। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ गेट फंक्शन का प्रयोग करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी जा रही है कि वो आईडी पहले से मौजूद तो नहीं है। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो REC1 में अगर डेटा पहले से था तो सारा डेटा आया और वो इस वेरिएबल में आएगा। तो एक एक करके इस वेरिएबल में आएगा और इसके माध्यम से वो एक एक आईडी को आपके द्वारा दिए गए इनपुट आईडी से मैच करेगा। अगर मैच हो आता है तो बोलेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर ऐसा नहीं है तो ब्रेक का मतलब इस वाले इनर वाले लूप से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से एम्प्लॉय का नाम इनपुट कराया गया है। एम्प्लॉय के नेम में कोई वैलिडेशन की बात नहीं हुई है। मोबाइल नंबर हम 10 डिजिट का चाहते थे, इसलिए यहाँ पे एक लूप लगाया गया है। इस लूप को लगाने का मतलब ये हुआ कि अगर रॉन्ग मोबाइल नंबर आप दे रहे हो तो आपसे फिर वो मोबाइल नंबर पूछे। तो आपने यहाँ इनपुट कराया हुआ है 10 डिजिट के लिए, तो पहले उसका लेंथ चेक किया गया है कि अगर उसका लेंथ 10 नहीं है या वो डिजिट, भाई डिजिट होना चाहिए मोबाइल नंबर, ये फॉल्स है, तो यहाँ पर मैसेज आएगा कि आप वैलिड मोबाइल नंबर दीजिए, अन्यथा आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे, यानी आपने वैलिड मोबाइल नंबर दिया है। अब फिर ईमेल को जांचने की बात की गई है। ईमेल में मैं प्लान कर रहा था कि जो भी ईमेल आईडी दिया जाए उसमें @of का सिंबल और डॉट का सिंबल मौजूद होना चाहिए, तो उसको यहाँ पे चेक किया गया है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट नेम इनपुट कराया गया है। तो डिपार्टमेंट नेम के लिए मैंने ऊपर एक लिस्ट बनाया था, तो उस लिस्ट में जो मौजूद डिपार्टमेंट नेम है वही ही आप इनपुट करो तभी ये काम करेगा, तो उस वैलिडेशन के लिए है। ऐसे ही ये डिजिग्नेशन के लिए यहाँ पे चेक हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे सैलरी को इनपुट कराया गया है। सैलरी में कोई वैलिडेशन नहीं चेक किया गया है। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में अगर आप देखो तो ऊपर हम लोगों ने डेट एंड टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट किया था, तो उसमें से नाउ फंक्शन का प्रयोग करके उसके डेट को निकाला गया है और DAT नाम के वेरिएबल में दिया गया है। तो इससे जो करंट डेट होगा वही डेट ऑफ ज्वाइनिंग बन जाएगा। अब यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाया गया है, तो जितने भी टेम्परेरी आपने एंट्री किए, जैसे EID में एम्प्लॉय आईडी है, नेम में नेम है, MOB में मोबाइल नंबर है, तो हर एंट्री का एक की बनाया गया है, यानी आईडी से पहचाना जाएगा एम्प्लॉय का आईडी, नेम से पहचाना जाएगा नेम, तो सबका फील्ड नेम यहाँ पे तैयार किया गया है। तो एक डिक्शनरी यहाँ बनाई गई है कि जो आपने टेम्परेरी वेरिएबल में वैल्यूएं भरी हुई थी वो वैल्यू हो जाएगी, और जो इन्वर्टेड कोड में लिखा हुआ ये की हो जाएगा, जो इसके बाद है वो वैल्यू हो जाएगा। चूंकि डिक्शनरी पेयर के फॉर्म में होता है तो की हम लोगों ने बनाया है, और यहाँ वैल्यू के रूप में जो टेम्परेरी वैल्यू मौजूद है, इनपुट जो आपने ऊपर किया था उसको यहाँ पर एक डिक्शनरी में किया गया है। और उसी डिक्शनरी को उठा के हमारे जो लिस्ट ऊपर हम लोगों ने बनाया था कि उस लिस्ट में उस डिक्शनरी के सारे डेटा को अपेंड कर दिया गया है। अब अपेंड करने के बाद में यहाँ पिकल फंक्शन का प्रयोग करके उसे डंप कर दिया गया। डंप माने वो उसमें जाके डेटा बाइनरी फाइल में राइट हो जाए। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कंटिन्यू काम करना चाहते हैं। अगर आप n देंगे तो बाहर आ जाएंगे, और अगर n नहीं देंगे तो दोबारा वो आपसे डेटा इनपुट के लिए पूछेगा, ऊपर वाले पेरेंट लूप में चला जाएगा। और जब सारी डेटा एंट्री हो जाए तो यहाँ फ्रेश अपने फाइल को मैंने राइटिंग मोड में खोला हुआ है, और जो REC1 के अंदर हमारा डेटा सारा मौजूद था उसको मैंने रीराइट यहाँ पे करा दिया है। और ये एक एक्सेप्शन मैंने चेक किया है वैल्यू एरर के लिए। तो ये एक इंसर्ट फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यूज हुई उसमें। अभी यहाँ डिस्प्ले की बात आई है, तो डिस्प्ले में डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया गया है। फाइल को रीड मोड में खोला गया है, उसका फॉर्मेट बनाया गया है यहाँ पर, फिर उसके बाद में लोड किया गया है। लोड करने के बाद में उसके डेटा को यहाँ पे प्रिंट करने का काम किया गया है। तो ये हमारा डिस्प्ले वाला फंक्शन है, इसमें डिस्प्ले का काम हुआ है। अभी यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया है डिस्प्ले डिजिग्नेशन के ऊपर, यानी अगर हम किसी एम्प्लॉय का डिजिग्नेशन दे तो वो डिजिग्नेशन में उस पोस्ट में इतने लोग काम कर रहे हैं उनकी डिटेल्स आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पर सारा काम हुआ है। तो कोई ऐसी नई चीज इसमें नहीं यूज हुई है, जो ऊपर डिस्प्ले में था वही यूज हुआ है, बस खाली यहाँ पर
जांच किया गया है कि जो आपने इनपुट किया है डेस्टिनेशन उसी को ही वो दिखाए करके। और इसके बाद यहाँ अपडेट फंक्शन की बात आई है। तो अपडेट फंक्शन में फाइल को रीड मोड में खोला गया है। रीड मोड खोलने के बाद में डेटा को फेच किया गया है। फिर पूछा गया है एम्प्लॉय का आईडी जिसका आपको चेंजिंग करना है, और फिर चेंजिंग करने के बाद रिकॉर्ड के एक एक वैल्यू को पी के अंदर इटरेट किया गया है। और अगर आपका आईडी मैच कर रहा है तो फाउंड की वैल्यू 0 हो जाएगी। और उसके बाद में उन फील्ड जिन्हें आप चेंज करना चाहते हो उसको उसके लिए पूछाया गया है कि चेंज करना है कि नहीं। अगर आप चेंज कराने की बात कर रहे हैं तो वाई देंगे, वाई देने पे आप जो नई वैल्यू देना चाहते हो वो नई वैल्यू दे दीजिए। और इस तरीके से यहाँ अपडेट का काम करके फिर उसको डंप करा दिया गया है। तो यहाँ डेटा अपडेट का काम हो रहा है, यहाँ पर डेटा डिलीट का यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे पॉप फंक्शन का यूज किया गया है, जिस आईडी को आप इनपुट करेंगे वो डेटा यहाँ से पॉप कर दिया गया है, तो पॉप फंक्शन का भी यूज हुआ है। तो जिन लोगों को याद हो, मैं जब पाइथन की क्लासेस पढ़ा रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर ये लिस्ट का आखिर यूज क्या है, डिक्शनरी का आखिर यूज क्या है। तो अगर आप देखोगे तो इस प्रोजेक्ट में रियल इंप्लीमेंटेशन उन सारे फंक्शंस, उन सारे ऑब्जेक्ट आइटम्स का सीक्वेंस का किया गया है। तो ये डिलीट फंक्शन है, ये डिलीट का काम करेगा। और उसके बाद में यहाँ पर सर्चिंग का काम हुआ है। यहाँ अकाउंट नंबर पे हमने डेटा को सर्च करने का काम किया है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कोडिंग लिखी हुई है। और उसके बाद में नेम के ऊपर हम अपने डेटा को सर्च करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग ये सारा फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फंक्शन है। बहुत सारे रियल लाइफ में जो हम लोगों ने पढ़े थे पाइथन के कीवर्ड्स, लूप वगैरह, वेरिएबल्स, सीक्वेंस कलेक्शन, उनको एक रियल प्रोजेक्ट में दिखाया गया है। काफ़ी मेहनत से मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पूरे प्रोजेक्ट को लास्ट तक देखिए। अच्छा लगने पे इसे लाइक भी करिए। जिन लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लीजिए। यहाँ पर एक डॉट सेल नाम का फंक्शन बनाया गया है। इसमें प्लान ये किया गया है कि हमारे जो एम्प्लॉय के डेटा हैं उनमें सैलरी के ऊपर हम कुछ कैलकुलेशन HRA DA वगैरह का करा पाएँ। तो यहाँ फाइल को रीड मोड में खोला गया है, डेटा को लोड किया गया है, ये मैसेज प्रिंट होगा। अगर आप कंटिन्यू के लिए यस प्रेस करेंगे तो ये डेटा को प्रिंट कराने के लिए हो गया। अब एक एक डेटा को यहाँ पर फेच किया गया है, माने REC में सारा डेटा मौजूद था रिकॉर्ड, तो एक एक रिकॉर्ड को आई मिलाया गया है। और उसके बाद यहाँ देखें अगर आप तो कैलकुलेशन का काम करके उनको प्रिंट कराया गया है। तो इस तरीके से सारे फंक्शंस बने हुए हैं। अब सारे फंक्शन के बाद यहाँ नीचे फंक्शन के कॉलिंग की बात आई है, कह सकते हैं कि मेन कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ FI करके एक वेरिएबल लिया गया है और एम्प्लॉय इसमें नाम दे दिया गया है, माना हमारा जो बाइनरी फाइल बनेगा वो एम्प्लॉय के नाम से बनेगा। अब यहाँ मीनू को कॉल कर लिया गया है लूप के अंदर, तो मीनू वाले फंक्शन में जाएगा। चॉइस पूछेगा, अगर आपने 1 दिया तो इंसर्ट में जाए, तो जो जो रिस्पॉन्सिबल फंक्शन है उन चॉइस में उनको कॉल करा लिया गया है। तो इस तरीके से एक एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा लिया गया। तो ये एक बहुत ही उम्दा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के एक एक लाइन को मैंने इम्प्लीमेंट भी किया है। अगर इसके बावजूद भी आपको लगेगा कि कोई लाइन हमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। मैं उसको क्लियर करके आपको समझाने का काम करूंगा। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप इसी तरीके से किसी बड़े प्रोजेक्ट को भी आप अच्छे से बना सकते हैं। तो ये मेरा आज का क्लास था जिसमें मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को इम्प्लीमेंट करके बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। जल्दी मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ हो।